We'll discuss about the new device which is called potentiometer, and this is a very versatile instrument which is used not only to compare the EMFs, okay, EMF of a source without drawing any current from the source, okay. And then the second is application is used to find the internal resistance R of the cell, right? So it's used to find the internal resistance of the cell. So this is all about the uh, potentiometer. Potentiometer is a versatile device, वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट जो एक से ज़्यादा काम करता है। ये दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बड़ी मज़ेदार बात है इसमें कि ये स्लाइड बायर ब्रिज यदि आपको आता है तो उसके साथ उसका मिला जुला जो एक्सप्लेनेशन होगा इसमें रहेगा, और स्टेप बाय यदि हम करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें वैसे ही जैसे स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज में एक वायर 100 सेंटीमीटर की थी, परंतु इसमें जो वायर होती है एक लॉन्ग वायर होती है। वो सेम डायग्राम स्लाइड वायर ब्रिज वाला जिसमें ए सी की जो लेंथ होती थी वो 100 सेंटीमीटर होती थी, बट इन दिस केस जो वायर है ए टू सी ये कुछ लंबी वायर होती है, और इसके जो छोटे छोटे पोर्शन कर दिए जाते हैं ए से लेके इस पॉइंट तक, फिर यहाँ एक मेटल की स्ट्रिप लगी होगी वर्टिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर वायर होगी, फिर मेटालिक स्ट्रिप होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये मेटालिक स्ट्रिप है। ये जो डार्क पोर्शन आप वर्टिकली ब्लैक ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये सब मेटालिक स्ट्रिप्स होंगी। और यहाँ जो है ये जो दो सेल्स हैं जिनका आपको ईएमएफ कंपेयर करना है, इसका एक ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, दूसरे का एप्सिलॉन 2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पोटेंशियोमीटर है ये बैटरी सोर्स के साथ आपने जोड़ा हुआ है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये की है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द गैल्वेनोमीटर इज। मैंने आपको कहा कि बीटर ब्रिज से मिला जुला इसका एक्सप्लेनेशन होगा, और ये बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, जो करंट तो द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू ज़ीरो। और टिल देन हम क्या करेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा तो ये हमारा जॉकी है। ओके, ए से लेके N1 तक हम उस लेंथ को नोट कर लेंगे। अब हम जब इस मशीन के बारे में पढ़ने लगे हैं तो हर मशीन का अपना एक प्रिंसिपल होता है, और यदि हमें उसका प्रिंसिपल समझ आ जाता है तो हमें उसको ऑपरेट करना, उसका फिज़िक्स समझना, वो सब आसान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले फ़ोकस करता हूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है, उसको आपने समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर स्टेट दैट कि व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए, इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर कहता है कि यदि ऐसी वायर हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दैट वायर, उससे अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मींस पोटेंशियल यूज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ओके, सो अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इसे लाइंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसका मैथमेटिक्स करते हैं कि मान लीजिए कि लेट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर। लेट मैं ऐसे लिखूं, लेट बी द पोटेंशियल, ओके, across the portion of the bar of length L, across the portion of the bar, across the portion of the bar of length L, bar of length L, what will happen then? resistance, उसका resistance जो है कैपिटल R है, and uniform area of cross section, okay,
it has uniform area of cross section, right? So let I be the current. If I be the current flowing through that wire, okay, what will happen then? Then according to Ohm's law, then according to Ohm's law आप क्या देखते हैं, जो V होगा वो IR होगा। अब हमने इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली जस्टिफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या है, ओके। सो V इज इक्वल टू आई आर, बी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रो टाइम L बाई ए होता है। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए V इज इक्वल टू आई टाइम रो इंटू एल बाई ए। अब सुनिए, यदि आपकी वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ये देखिए ज़रा प्रिंसिपल में, यदि ये करंट कांस्टेंट है मींस ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ओके, और जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है वो कांस्टेंट है, और यदि ये जो ये वाला पार्ट है ए, ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ दिस इज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको पहचानना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला। अब आप देखिए वायर का जो रिंग है यहाँ भी उतना ही बड़ा है, यहाँ भी उतना ही बड़ा है, और यहाँ भी उतना ही बड़ा है। यदि ऐसे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली जो वायर है, ऐसी वायर है आपके पास, तो इसका मतलब इसका आई वाला पार्ट कांस्टेंट, रो वाला पार्ट कांस्टेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट कांस्टेंट। तो ये जो सारे कांस्टेंट जब इक्वालिटी में चले जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे कि जो आपका पोटेंशियल अक्रॉस दैट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, ओके। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। मैं इसको लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम L। सो हियर this constant is equal to some I rho divided by A, okay. So now further I will explain now how it is used to compare the EMF of the two cells. So first I will start with when I have to compare the EMF of the two cells, but I have to do, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक करंट I फ्लोज थ्रू दैट वायर, इस वायर के थ्रू जो है कि कोई करंट I फ्लो कर रहा है, ओके, एंड विच कैन बी बेरिड बाय ए वेरिएबल रेजिस्टर, उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट आर से, जो सर्किट में लगा हुआ है मार्क पार्ट में देखिए। इसलिए क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, पोटेंशियल डिफरेंस वायर यूनिफॉर्म है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रिंसिपल में दिया है। यदि ये वायर यूनिफॉर्म है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, ये देखिए कोई फाई टाइम राइट एल होगा। नाउ इसके यूनिट वोट होंगे तो फाई क्या होगा, फाई इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जैसे मैंने पिछले आर्टिकल में किया था, फाई क्या है, ये है इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट वायर। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, फाई का मतलब क्या है, यदि आपके पास एक वायर है और उसके 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 रख लेता हूँ, तो जो ये एप्सिलन एल है, ठीक है, ये क्या है, ए से लेके
बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो फिर फाई क्या है? फाई का मतलब है कि इसके एक पार्ट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इस ये आपको ऐसे समझना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये बताएगा, आपको जानकारी देता है कि यदि मैं ये वायर ए बी लेता हूँ, तो इस वायर में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है। तो फिर आपको फाई क्या जानकारी दे रहा है, वो बताता है कि उसके एक यूनिट में, यदि ये 11 यूनिट इसकी लेंथ है, मैं इसको 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, यदि 11 सेंटीमीटर एक लेंथ है, तो उसके 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो फाई क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और गुणा टोटल लेंथ कितनी है इसकी, कोई एल सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इसके यूनिट फिर बोल्ट बचेंगे। इस पार्ट को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ओके, अब हम करते हैं कि हमने दो सेल लिए हैं और इन दोनों सेल्स के हमने ईएमएफ कंपेयर करने, और ये दो सेल कौन कौन से हैं, ये पहले वाला सेल, ओके, और ये दूसरे वाला सेल, दिस इज द सेकंड सेल, राइट। सो जब आप पहले सेल को लेते हैं तो इसमें बड़ी सिंपल सी कहानी होगी और इसको आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। जब आपने पहले सेल को लेना है तो आपने पहले सेल को सर्किट में लेके आना है। उसको सर्किट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करिए कि 1 और 3 के पार्ट में इस जंक्शन को जोड़ दीजिए। जब आप इस जंक्शन को जोड़ देंगे तो आपका जो जॉकी होगा ना, जब आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करते हुए लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आप हर पोर्शन में इसको चेक करेंगे। जब आप N1 पॉइंट पर पहुँचेंगे तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, मतलब आपके गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा, राइट। सो इस रीडिंग को आपने नोट कर लेना है और इसको नोट करने के बाद आप एक किरचॉफ्स लूप को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग, और देखेंगे आपकी कितना आपको आसान लगेगा। आप यदि आपने सारे वीडियो पीछे से स्टेप वाइज देखे होंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। बाय यूजिंग द लूप, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप, लूप कौन सा होगा, ए से लेके N1 तक, N1 से G तक, G से 3 पॉइंट तक, 3 से 1 तक, 1 से वापस A तक, ये आपका लूप हो जाएगा। ओके, अब इस लूप में आपने किरचॉफ्स लूप रूल को लगाना है और आप देखिए कितना आपको साधारण लगेगा। पहले मैं इसका रंग बदलता हूँ, देखिए जो यहाँ टर्मिनल है, इन टर्मिनल्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे और ऐसे है ना ये, और इसकी जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन 1 है, तो मैं जब पॉजिटिव पोर्शन को एप्सिलॉन 1 मानता हूँ और इसको 0 मानता हूँ। ओके, इसलिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ईएमएफ वो सेम होंगे। ओके, सो मैं यहाँ इस लूप रूल को लगाता हूँ। तो पहले आपके पास हमारा जो लूप रूल है ना, वो ऐसे चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके, इसको आप यहाँ लगा लीजिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1, फिर अब ड्रॉप होगा 0 तक, यहाँ से जाएगा और इस पोर्शन में, ओके, इस पोर्शन में आप पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -5 टाइम ये पर यूनिट लेंथ, और जहाँ जो कि आपका 0 शो करेगा, इस लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ, फिर ड्रॉप करेगा अक्रॉस resistance of the current in the galvanometer and resistance of the galvanometer, और लास्ट में यहाँ पहुँच जाएगा इस एंड पर वापस, तो 0 हो जाएगा। बट ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, बट एट दैट स्टेज करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा एप्सिलॉन 1 माइनस 5 टाइम L1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखो कितना आसान सा काम है ये। दूसरी बार आपने क्या करना है, फॉर सेकेंड सेल, फॉर अब रंग बदलते हैं सबसे पहले। देखिए फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल को आप ऑपरेशन में लाने के लिए सेकेंड सेल ऑफ ईएमएफ कितनी है उसकी, एप्सिलॉन
2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड सेल को ऑपरेशन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको अब हटा देंगे। अब आप इस लिंक को जोड़ देंगे। यू विल कनेक्ट 2 एंड 3। यहाँ लिख दीजिए कनेक्ट, आप 2 को 3 से जोड़ देंगे, 2 एंड 3। ओके। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो जॉकी है, ओके, इट विल शो IG is equal to 0 at a length L2 and at point N2। अब तो बात ही सीधा हो गया ना। तो उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा एट लेंथ L2 होगा और पॉइंट N2 है। अब आप फिर लूप चूज कर लीजिए। अब आप कौन सा कलर यूज करना चाहेंगे, हरा करते हैं। बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ फॉर, किसके लिए यूज करेंगे, देखिए अब A से लेके N2 तक, N2 से G तक, G से पॉइंट 3 तक, 3 से अब 2 तक और 2 से वापस A तक। ये अब आपका लूप है, क्योंकि अब एप्सिलॉन 1 वाला पार्ट जो है वो इससे बाहर जा चुका है। ओके। अब आप दोबारा फिर से इसी तरीके से आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के लिए आप लूप बनाइए, और उस लूप में क्या होगा कि आपका पहले जो ईएमएफ होगी ना वो एप्सिलॉन 2 होगी, और फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी क्योंकि दूसरे एंड तक 0 बन जाएगा, तो 5 टाइम L2 होगी, और फिर वही फिर ड्रॉप होगी माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। पर इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में भी आई जी जो है वो 0 होता है। तो मैं लिख दूंगा 5 2 minus 5 टाइम L2 is equal to 0। So 5 2 is equal to 5 टाइम L2। ओके। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, या इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिए वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या करिए, बटा कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 टाइम L1 अपॉन 5 टाइम L2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो L1 और L2 की जो रीडिंग है वो आपको जॉकी बता देगा। तो अननोन पैरामीटर, इसमें 4 पैरामीटर इन्वॉल्व हैं और 4 में से 3 आपको पता होने चाहिए। तो अब आप ऐसा करिए कि यदि आपको, ये तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ है, और यदि आपको एक ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आप एक को स्टैंडर्ड मान लीजिए और दूसरे को आप दूसरे एंड पर मल्टीप्लाई करके, यदि ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो और जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो हाई डिग्री एक्यूरेसी तक, तब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका अननोन जो ईएमएफ है ऑफ द सेल है उसको हम माप सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ आई होगी, और ये कितना आसान है ये भी आपने सीखने की कोशिश करनी है। यदि आपने वीडियो को चेन से देखा, साथ में एनसीईआरटी की आपने गहराई से पढ़ाई की, तो कोई स्कोप नहीं बचता कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए। अब हम आगे चलते हैं। इस जो डिवाइस की सुंदरता ये है कि इस वर्सेटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा सुंदरता है। तो इसका मतलब ये किसी और काम को भी कर सकता है, और उसमें भी आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सेम स्ट्रक्चर है हमारा, सेम डायग्राम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि ये डिवाइस जो पोटेंशियोमीटर है किस तरीके से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के कैसे काम आता है। तो यदि आपने एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आप अपना जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं, उसको आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस लगा दीजिए। ओके।
बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिसका ईएमएफ हमने निकालना है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस लगा दीजिए, और एक की जो है, ये K2 की जो है वो उसको कंट्रोल करेगी। ओके, और इसको आप पहले ओपन करिए। जब आप इसको ओपन रखेंगे, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो ऑपरेशन में नहीं है। इसका हम आपको अहमियत बता देंगे। ये वाला पार्ट जब की K2 जो है वो पहले ओपन होगी, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो सर्किट में नहीं आएगा। तो सर्किट में कौन सा पार्ट आएगा, जस्ट ये वाला पार्ट आएगा। और उसके बाद आप क्या करिए, आप जॉकी को घुमाइए। जॉकी को घुमाने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, कोई कोई जो है वो N1 आ जाएगा। ये आपका फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग पॉइंट है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो आपका ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 टाइम L1। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। ऐसे करके आ जाएगा। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है पहले। अब दूसरे केस में क्या करते हैं कि यदि मान लो आपने दूसरे केस में जो की है ना, ये दूसरे केस में आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, इसको क्लोज करने के बाद क्या होगा, ये जहां से बैटरी आपकी ऑन हो गई। बैटरी ऑन होने से क्या होगा, ये जो सेल है ना, ये जो करंट छोड़ेगा ऐसे, इट विल ऑल्सो पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो अब देखिए जो सेल है, बैटरी को ध्यान से समझिए। देखिए ये बैटरी है, तो ईएमएफ वाला कौन सा पार्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर between two terminal through the cell, right? But what is terminal potential difference, when outer conductor is connected across it? Okay, this portion will become V। इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। सो जब करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता है तो देन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको समझ भी है। तो यदि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टर एक सर्किट में जोड़ दिया तो क्या होगा, यहां से करंट बहेगा और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ऐसा होगा कि अब आप जब दोबारा से जोकी को इसमें घुमाएंगे तो ये जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, जहां करंट इन द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं जोड़ा था, मतलब ये वाली चीज उसमें नहीं थी। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। जब शुरू में ये वाली चीज नहीं थी, ओके, तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट था N1। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स लेके आए तो उससे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और जब करंट इसके बीच में से बहेगा तो जॉकी का जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसका मैं फार्मूला लिखना चाहूँगा, वो आ जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और ये बैलेंसिंग लेंथ। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इनको डिवाइड कर दीजिए। एप्सिलॉन बाई बी इज इक्वल टू 5 टाइम L1 अपॉन 5 टाइम L2, कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। ओके, अब ये रेशो ऐसी आ जाएगी। अब आप फिर इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब आपको चीज़ें चेन वाइज आती जाती है तो आपका मनोरंजन होता है। तो अब देखिए जो इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू है एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो क्या है, वी, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट करके, आई प्लस आर होता है, राइट। और जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो मियरली आई इंटू आर होता है। अब आप इसको यहाँ भर दीजिए, आई इंटू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आई आर ओनली। तो ये आ जाएगा L1 अपॉन L2। इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, एंड स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और यहाँ से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R टाइम L1 upon L2 minus 1. So this is all about
internal resistance of the cell. All right. So this is the way by which you can determine the internal resistance of the cell. And the potentiometer has the advantage that it draws no current from the voltage source. ये इसकी सबसे बड़ी advantage है कि उसे खुद एक current का इस्तेमाल नहीं करता. As such, it is unaffected by the internal resistance of the source. Okay. So this is what we have discussed about the versatility of the potentiometer. So now एवरी टाइम जब हम जैसे हम बार बार करते हैं कि जितना कंसेप्ट फिजिक्स आप सीखते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट जब तक हम नहीं करते तब तक हमें भरोसा नहीं होता कि हमें समझ कितना आया है. अब हम इसकी पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं. इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये जो कंसेप्ट है वो कितने अच्छे तरीके से आया है. राइट. सो गेट रेडी विद दिस कि आपके पास एक रेजिस्टेंस आर ओम है. ओके. ये है वो रेजिस्टेंस. राइट. नीले के साथ नीला हो जाएगा तो हम इसके साथ रेड ले लेते हैं. आर ओम है. ये जो आर ओम रजिस्टर है ये करंट ड्रॉ करता है पोटेंशियल डिफरेंस से. ये पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रॉ करता है. पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस आर जीरो. इसका ये टोटल रेजिस्टेंस जो आर जीरो, मैं ये इसको लेंथ ऑफ द वायर कह देता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे आपने किया ना लेंथ ऑफ वायर के जैसे पोर्शंस किए होते हैं तो उसको मैं मान लेता हूँ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस आर जीरो है. अभी वोल्टेज बी सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर. ये टोटल वोल्टेज आपने पोटेंशियोमीटर को सप्लाई की है. राइट. आपसे पूछा गया है ये कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर. इस आर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप होगी जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो आपका जॉकी है वो मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर में पहुंच जाता है. ये आपका सवाल है. अब आप देखिए कि व्हेन व्हाइल द स्लाइड, जब हम स्लाइड करते हैं ना, व्हाइल द स्लाइड इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर में होगा तो क्या होगा. यदि ये पूरा पोर्शन आर है ना तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रो टाइम एल बाई ए होता है. ये नेचर ऑफ द मटेरियल है. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म वायर. इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एल. तो यदि आपका जॉकी आधी लेंथ के ऊपर है, देखिए इस तरीके से है, यदि रेजिस्टर की आधी लेंथ के ऊपर है इसका मतलब जो ये आर जीरो है ना ये आर जीरो बाई टू ही ऑपरेशन में है. ओके. सो हम ये कह सकते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा, ए और बी का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा से उसको हम आर वन मान लेते हैं. ओके. इट इज गिवन बाई के टोटल रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में. ए और बी का जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो करंट जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा. आप समझ रहे हैं ना कि नहीं. ये कुछ इस तरीके से बन रहा है. ये ए पॉइंट है और इसका ये पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. अब यहाँ से एरो बन रहा है. ओके. और ये रेजिस्टेंस जो है वो आर है. और ये देखिए ज़रा, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ कोई आप पॉइंट सी ले लीजिए तो यहाँ करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस जो आर बाई टू है और ये जो आर है वो एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल में है. और रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. तो यहाँ आर वन क्या है, ये है आर जीरो बाई टू और आर टू क्या है, ये आर है. तो आप इसको इस्तेमाल करिए आप. तो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसका नाम आपने आर वन रखा है, दिस इज इक्वल टू आर वन. तो ये क्या आ जाएगा, गुणा कर दीजिए आप. आर वन को लिखिए आप आर जीरो बाई टू, आर टू को क्या लिखिए आर बटा इसको लिखिए आप आर जीरो बाई टू और प्लस आर. ओके. सो ये आ जाएगा आर जीरो आर बाई टू डिवाइड बाई आर जीरो प्लस टू आर बाई टू. से टू से कैंसिल हो जाएगा. ये आपके पास आ जाएगा आर जीरो इंटू आर डिवाइड बाई आर जीरो प्लस टू आर. राइट. सो ये आर वन का वैल्यू हो जाएगा और आपको समझना है कि ये आर वन क्या है, आर डिवाइड बाई आर जीरो प्लस टू आर. ओके. ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा.
अब देखिए इसके और इसके बीच के पॉइंट में जो रेजिस्टेंस हुआ वो हुआ R1। तो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? नाउ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, देखिए इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो आगे वाले पोर्शन के साथ, इसका जो आंसर आएगा ना, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया? R1 आया। और आगे वाला पोर्शन क्या है? R0/2 है, जो बचा हुआ पोर्शन इसके बाद वाला हाफ पोर्शन है। सो आपके पास तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज क्या होगा? अब ये दोनों सीरीज में है ना, ये आ जाएगा R1 प्लस R0/2, क्योंकि रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2। यदि दो रेजिस्टर सीरीज में हो तो उनका फाइनल आंसर आता है दोनों का जोड़। तो अब आप इसमें वैल्यू भर दीजिए। अब वैल्यू भरेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भर देंगे ना। करंट फ्लोइंग फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर क्या होगा? करंट अब निकाल सकते हैं हम, फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर। कितना करंट फ्लो करेगा? उसकी जो टोटल वोल्टेज है और उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस उसका R1 प्लस R0/2। इसमें पुट कर दीजिए आप। जो टोटल वोल्टेज है V है, और जो R1 की वैल्यू है वो है R0R अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R0/2। ओके, सो इफ यू विल सॉल्व दिस पार्ट, ये आपका 10th का मैथमेटिक्स यहाँ काम करेगा। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2B अपॉन 2R1। R1 का वैल्यू हमें पता है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस फिर R1 का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। अभी तक इसको यदि हम R1 ही रहने दें तो ये आ जाएगा 2R1, ज़रूरत के हिसाब से भरेंगे, प्लस यहाँ R0 हो जाएगा। ओके, सो इसका LCM लेके वो वाला पार्ट हमारा बन जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो अगला पोर्शन है, जो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज के द वोल्टेज V1 टेकन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। जो अब पोटेंशियोमीटर से जो वोल्टेज V1 इस्तेमाल होगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये वाला आपका डायग्राम है, ये B is the voltage from the potentiometer, this is point A, and this is the resistance between A and C, this is the point C, और ये जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि वाला ये आपका डायग्राम है। ओके, सो अब आपसे कहा गया है कि जो द वोल्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल वोल्टेज V is of the potentiometer, right? So voltage V1 taken from the potentiometer will be the product of इसके बीच में से जो टोटल करंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना है। सो बी डू है B1 इज इक्वल टू, नाउ इट इज I टाइम R1, राइट? सो R1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास था, R1 का जो वैल्यू है वो है R0, या यूं कहें कि R1 है हमारे पास, R1 is equal to R0, R plus 2R, R0 plus 2R है। So we will use this value in the next page. So what is this? This is what? पहले हम करंट का वैल्यू रखेंगे। करंट के वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने किया था 2V अपॉन 2R1 प्लस R0, और इसको मैं यदि यहाँ रखूँ तो ये आ जाएगा 2V अपॉन 2R1 प्लस R0। ओके,
और ये मल्टीपल हमारा हो जाएगा R1। तो R1 को अभी हमने देखा है कि हमारा R1 का वैल्यू कितना है। सो R1 का जो वैल्यू है वेयर जो R1 है वो है R0 इंटू R अपॉन R0 plus 2R. Okay, so now substitute all these values over here. B1 is equal to, this is 2B upon 2 टाइम, अब R1 का वैल्यू रख दीजिए, दिस इज R0 R अपॉन R0 plus 2R. ओके, प्लस R0 इंटू R1 का वैल्यू फिर आ जाएगा R0 R अपॉन R0 plus 2R. सॉल्व दिस, B1 इसको आप सीधा सॉल्व करिए सबसे पहले। दिस इज 2B अपॉन 2 टाइम R0 R, ये सारे का एलसीएम आ जाएगा R0 plus 2R प्लस R0 इंटू R0 plus 2R इंटू R0 R अपॉन R0 plus 2R। अच्छा, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद यू आर लेफ्ट विद दिस इज V1 इज इक्वल टू, ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस बचेगा 2BR0R ओवर 2R0R प्लस R0 स्क्वायर प्लस 2RR0। ओके, इट इज इक्वल टू 2VR0R, और इसमें से आप R0 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा 2R प्लस R0 प्लस 2R, R0 से R0 फिर कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 2BR अपॉन R0 प्लस 4R। सो ये जो पोटेंशियल है, ये वो वैल्यू है जो आपका रजिस्टर जो है वो यूज़ करेगा। दिस इज R0 प्लस 4R। When you solve a few problem from the NCERT exercise और exemplar problems जब आप सॉल्व करेंगे, या कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो पोटेंशियोमीटर के ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो आप इससे ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि लिमिटेड डोमेन में जो आपको वीडियोस के थ्रू ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करवाई जा सकती, तो आप कोशिश करें कि इस कंसेप्ट को अलग अलग प्रॉब्लम में इस्तेमाल करें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू।